हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 5 पे अमल क्षारक और लवण। तो देखिए, इसका हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि मैम एमसीक्यू पहले करा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग के लिए जो है आपका सीटेट में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी अगर हमारा एनसीईआरटी की एक एक चैप्टर अगर क्लियर हो जाता है, एक बार हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप बीपीएससी या बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहता है ना, उसका बेसिस जो रहता है ये आपका एनसीईआरटी की बुक रहती है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है आपका अम्ल क्षारक और लवण। सबसे पहले हम आपका अम्ल और क्षारक और लवण बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देते हैं हम लोग। जैसे कि अम्ल जो रहता है ना, सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसका जो स्वाद जो रहता है ना खट्टा होता है। अगर वो खट्टा होता है तो उसको उसमें क्या है, अम्ल होती है। और अम्ल एसिड, ठीक है, ये क्या है, अम्ल एसिड। और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसको अम्ल कहते हैं। तो इसकी जो रासायनिक प्रकृति होगी वो कैसा रहेगी, तो आपका एसिडिक रहेगी। एसिडिक रहेगी मतलब अम्लीय रहेगी, ठीक है। अब समझ में आया कि कोई भी ऐसा जिसका टेस्ट खट्टा हो, अगर हम बोले नींबू का रस का टेस्ट खट्टा है तो वो आपका एसिड है। अगर हम बोले संतरे का रस जो है खट्टा है तो वो आपका एसिड है, ठीक है, मतलब अम्ल है। और उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, तो अम्लीय रहेगी। ये जो एसिड शब्द है ना, ये एक आपका मतलब कि मतलब कि एक लेटिन शब्द से बना हुआ है, जिसको हम लोग एसियर कहते हैं, ठीक है, लेटिन शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अब ऐसे ही अगर हम लोग अगर क्षारक को अगर डिफाइन करने जाएं, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका स्वाद जो रहता है कड़वा होता है, और जब उसको हम लोग छूते हैं ना तो साबुन जैसा लगना चाहिए, ठीक है। अगर साबुन जैसा लगता है और छूने में और टेस्ट जो रहता है कड़वा लगता है, तो वो भाई क्षारक है, ठीक है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्षारक कहते हैं। उसकी जो प्रकृति होती है ना, वो क्षारकीय होती है, मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्कलाइन होती है, ठीक है, अल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्षारक। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ आपका दिया हुआ है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, आपको बताना है कि इसका टेस्ट कैसा रहता है, शक्कर है, नमक है, आंवला है, खाने का सोडा है। जैसे यहाँ पे खाने का सोडा है, ये कड़वा रहेगा, कड़वा है, ये कैसा है, ये क्षारक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जैसे कि बता दें कि सूचक क्या होता है। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है ना, जो कि आपको ये बताएगा कि ये जो आपका पदार्थ है, ठीक है ना, ये आपका एसिड है, मतलब कि अम्ल है या क्षारक है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि अम्ल है या क्षारक है, तो जैसे कि अगर आप नींबू का रस को अगर आप टेस्ट करते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा रहता है। तो आप कह सकते हैं ना कि वो एसिड है। लेकिन अगर आपको मतलब कि नाइट्रिक एसिड दे दिया जाए या मतलब एसिडिक एसिड दे दिया जाए, तो क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाए तो क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें सूचक की ज़रूरत होती है। सूचक ये बताएगा कि ये जो आपका पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। समझ में आ गया। इसको हम लोग इंग्लिश में ना इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे आसपास में कुछ प्राकृतिक सूचक होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोले लिटमस। लिटमस जो होता है ना, ये एक तरह का प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। और इसे हम लोग लाइकेन यानी सेक से निष्कासित करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है। और अशुद्ध जल में इसका रंग क्या होता है, रंग माव नीलोशन होता है। और जब इसको हम लोग किसी अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका रंग जो रहता है लाल होता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका नीला हो जाता है। आपको क्या याद रखना है कि अगर हम लोग अम्लीय में मिलाएंगे लिटमस को तो उसका रंग लाल होगा, अम्ल मतलब लाल। और अगर क्षारक रहेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है ना कागज़ की पट्टी के में भी उपलब्ध होता है, और इसी को हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। और ये जो है लाल लिटमस और नीले लिटमस में ही उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए एसिटिक अम्ल जो रहता है किस में रहता है, तो सिरका में पाया जाता है। चीटी के डंक में कैसा अम्ल रहता है, फॉर्मिक अम्ल रहता है। तो नींबू में कैसा अम्ल रहता है, साइट्रिक अम्ल रहता है। दही में कैसा रहता है, लैक्टिक अम्ल रहता है। पालक में कैसा रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा। आंवला या सिट्रस फल में कैसा रहेगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल रहेगा, विटामिन सी। अगर इमली, अंगूर और आम की बात करें तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल
रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कुछ क्षारक दिया हुआ है जैसे चूने की पानी, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। अगर खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए आपका जो उपयुक्त मार्जक होता है ना, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना रहता है, ठीक है। ये साबुन क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। और दूध या मैग्नीशियम क्या है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए हाइड्रोक्साइड में लास्ट में ओ एच आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना भाई कि जिसमें ओ एच को हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ओ एच माइनस, इसी को हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। और इसी को हम लोग क्षारक कहते हैं, मतलब जिसमें क्षारक रहेगा उसमें ओ एच आयन रहेगा, ठीक है, यानी अल्कलाइन। और ये जो है ना आपका एसिड यानी अम्लीय, उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको ना पीएच स्केल के बारे में बता देते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमको देखने को तो नहीं मिल रहा है कि पीएच स्केल क्या होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं पीएच स्केल क्या होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल में जो रहता है 0 से 7, 7 से लेकर 14 तक इसका वैल्यू रहता है। 7 जो रहता है ना, ये उदासीन होता है और न्यूट्रल रहता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, नाइदर ये एसिड रहता है नाइदर ये बेस रहता है, मतलब ना ही ये क्षारक रहता है ना ही अम्लीय रहता है। पीएच इंडिकेटर में जितना कम वैल्यू रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेगा, ठीक है ना। और अगर जितना ही पीएच स्केल में जितना ही ज़्यादा वैल्यू रहता है, जैसे 14 है, तो ये क्या रहेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग क्षारक रहेगा। क्या रहेगा, क्षारक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ एच आयन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा। अब जैसे जैसे पीएच में इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसकी एसिडिटी जो रहती है ना, कम होती जाती है। और 7 में जैसे ही आते हैं ये न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। और 7 में इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाती है। और 7 के बाद जैसे ही इसका आगे वैल्यू बढ़ता है, इसकी जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है ना, क्षारक के जो आपका प्रकृति होती है, वो बढ़ता ही जाता है। इसका मतलब 7 जो रहेगा आपका पीएच स्केल में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहेगा। 14 जो रहेगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहेगा क्षारक रहेगा, ठीक है। और 7 जो रहेगा उतना ही कम रहेगा। ऐसे ही अगर हम लोग 0.1 ले तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका अम्ल रहेगा, ठीक है। पीएच स्केल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। जैसे कि हल्दी जो है एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। अगर हम आप देखिएगा हल्दी में जैसे ही आप मतलब कि साबुन को ऐड करते हैं, तो उसका रंग क्या होता है ना, लाल हो जाता है। आप देखे होंगे अगर आपके सट या किसी में भी अगर मतलब हल्दी लगा हुआ रहता है, जैसे ही आप उसमें साबुन लगाइएगा उसका कलर कैसा होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो सूचक का अम्लीय, क्षारक और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव होता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी करता है। अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। गुड़हल का जो फूल होता है ना, पता है वो भी एक तरह का सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। और जैसे अम्लीय विलयन में हम लोग डालेंगे ना, उसका कलर कैसा होता है, गहरा गुलाबी होता है, यानी मेजेंटा होता है। और जो क्षारकीय विलयन में डालेंगे ना, तो उसका कलर कैसा कर देता है, हरा कर देता है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस ये लाइन को याद कर लीजिए आप कि गुड़हल जो रहता है एक सूचक होता है, जब अम्लीय विलयन में डालेंगे उसका कलर गहरा गुलाबी होगा, मैजेंटा। तो आप देख रहे हैं कि क्षारकीय में जैसे डाले मतलब मिलाएंगे हम लोग, उसका रंग हरा कर देता है। अब आप बस इस लाइन को याद कर लीजिए। अच्छा एक बात और बताते हैं कि अगर हम लोग उदासीन में डालते हैं, उदासीन मतलब क्या होता है, जैसे कि 7 न्यूट्रल जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं, यानी इस पर रंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ना ये तो ना ही एसिड है और ना ही बेस है, मतलब ना ही ये आपका अम्ल है ना ही ये आपका क्षारक है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से हम लोग के पास एक आपका एक प्रक्रिया आती है उदासीनीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। जब किसी अम्ल को अगर हम लोग किसी क्षारक में मिलाते हैं, तब क्या होता है भाई, तब पता है क्या होता है, जब हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने देखिए, जब हम लोग किसी भी अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं, तो पता है क्या करता है, वो उसको क्या करता है, उदासीन कर देता है। और ये जो प्रक्रिया होता है ना, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे का जो आपकी प्रकृति होती है ना, वो खत्म कर देता है, समझे। इसीलिए अगर आपकी मिट्टी जो रहती है, अगर वो आपका एसिडिक रहेगी, तो उसमें हम लोग उसको क्षारक मिला देते हैं, ताकि उसकी जो एसिडिक जो प्रकृति है वो खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है, जैसे हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी होती है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, क्षारकीय लेते हैं, ठीक है। मतलब कि
तो वो क्या करेगा, आपके एसिडिटी की प्रॉपर्टी जो रहता है उसको वो प्रकृति उसको वो खत्म कर देता है, जो कि अभी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिनोल्फथालीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिनोल्फथालीन जो है ये भी एक तरह का आपका सूचक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको मतलब कि यहाँ पे देखिए फिनोल्फथालीन विलियन के रंग को भी नोट कीजिए, सूचक के 2-3 बाद अम्ल में मिलाइए, ठीक है। जब अम्ल में मिलाते हैं तब क्या होता है कि अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालें और प्रख नली को धीरे धीरे मिलाइए और विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखिएगा कि क्या विलयन पूर्ण रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट कीजिए कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथालीन जो रहता है गुलाबी रंग देता है। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब क्षारक होता है ना तो गुलाबी रंग देता है और इसका अपोजिट जब अम्ल होता है तो रंगहीन होता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है। फिनोल्फथालीन बस आपको बस ये कैरेक्टर याद रखना है कि ये जो सूचक होती है उसमें अगर हम लोग डालेंगे क्षारक तो क्या होगा और जब अब अम्लीय डालेंगे तब क्या होगा। तो जब क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो इसका कलर जो रहता है गुलाबी हो जाता है और किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका कलर जो रहता है रंगहीन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही अभी हम लोग इससे पहले उदासीनीकरण प्रक्रिया में देखे क्या होता है। तो इसमें देखे थे कि अगर हम लोग किसी अम्ल को क्षारक में डालते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको उदासीन कर देता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ जो है बनता है और उसी को हम लोग लवण कहते हैं। क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग लवण कहते हैं। और लवण जो रहता है अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का ही हो सकता है, ठीक है। और उदासीनीकरण को हम लोग कैसे परिभाषित करें, तो देखिए अगर किसी अम्ल को किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण कहलाती है और इसी प्रक्रम में उष्मा की निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होती है। यानी आपकी उष्मा तो निकलता ही है, इसके साथ साथ क्या बनता है, तो लवण और आपका जल भी निकलता है। अच्छा, अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग सुने होंगे। जब वर्षा में क्या होता है ना कि जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर में हवा में जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड रहता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही वर्षा के साथ जब पानी आती है और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी थोड़ा सा एक बोलने में मिस्टेक कर दिए हम, सॉरी उसके लिए। जैसे कि आपका हवा में जो रहता है आपका बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो रहता है ना, जैसे ही पानी जब गिरता है ना तो वर्षा में जैसे ही इसके साथ पानी के साथ मिलता है तो ये उसके साथ ना रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और रिएक्ट करने के साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है कार्बोनिक अम्ल बनाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा जो रहता है ये आपका जो इमारत होते हैं, पौधे, जंतु, उसको बहुत ही क्षति पहुंचाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि हमारा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिससे आप देखते होंगे हमारी जो बिल्डिंग में काला काला धब्बा लग जाता है वो उसी के कारण होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है आपको मतलब कि बिल्डिंग्स को या मॉन्यूमेंट्स को जो रहता है वो आपका हार्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसलिए हम बोले यहाँ पे थोड़ा सा कि ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक जो रहता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा तो लवण देता है, उष्मा निकलता है। मतलब कि हम लोग को पता है भाई कि कोई भी रिएक्शन होता है, दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है ना तो यहाँ पे हीट जो रहता है ना ये कंज्यूम करता है, मतलब जब तक आप हीट नहीं दीजिएगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन रहता है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है, मतलब जब रिएक्शन होता है ना उसके बाद हीट निकलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, जो दान निश्चीकरण का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है, आपका लवण बनाता है, जल भी, पानी भी बनता है और क्या भी देता है, उष्मा भी देती है।
ठीक है। अब ये है हमारा लास्ट जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अपाचन। अपाचन में क्या होती है, जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं आवश्यकता से अधिक, तो अपाचन होती है। तो कभी कभी क्या होती है, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग दूधिया मैग्नीशियम बताए थे ना। दूधिया मैग्नीशियम मतलब क्या हुआ, हम आपको बताते हैं ये एक क्षारक है, इसलिए हम बोले थे हम लोग क्षारकीय पदार्थ जब लेते हैं तो क्या करता है, उसको जो रहता है वो आपका उदासीन कर देता है। जो अम्लीय अत्यधिक अम्ल होता है ना पेट में, उसको वो क्या करता है, उदासीन करता है, और हमें जो है राहत होती है। ऐसे ही चींटी की डंक में तो फॉर्मिक अम्ल होती है, और जैसे ये मतलब चींटी काटती है ना, तो हमें क्या होती है, थोड़ा सा जलन टाइप का होता है। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अथवा कैलेमाइन विलियन को मल कर जो है उसको क्या करते हैं, उस जगह पे उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखिए इसी तरह हम आपको बताया था ना मिट्टी का उपचार। तो मृदा का उपचार मतलब आप देखे होंगे कि कुछ मृदा जो होती है वो अत्यधिक अम्ल होती है, कुछ होती है अत्यधिक क्षारक होती है। तो ये जो है पदार्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो अत्यधिक अम्लीय रहेगा उसमें हम लोग बिना भूजा या था चूना डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, अथवा भूजा हुआ चूना डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, ऐसे क्षारक से हम लोग उसका उपचारित कर सकते हैं। और अगर कोई मृदा जो है क्षारकीय हो तो उसमें हम लोग जैव पदार्थ मिलाएंगे, और जैव पदार्थ जो रहता है ये अम्ल मतलब निकालता है, जो कि उसको क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग का क्षारकीय है मृदा, तो उसमें हम लोग जैव पदार्थ के मिलाते हैं, तो वो उसको क्या कर, उसमें एक जैव पदार्थ क्या करेगा, आपका अम्ल जो रहता है वो निकालता है, छोड़ता है, जो कि क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे अगर अत्यधिक अम्ल होता है तो उसमें लोग क्या क्या डालते हैं, तो बूझा चूना जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और बूझा हुआ चूना। ठीक है, बूझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, जिसको बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, जैसे कि हमारे कारखाने फैक्ट्रीज में बहुत सारा चीज़ जो होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल्स जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ले जाके जो है आपका मतलब कि नदी या नाला में विसर्जित कर देते हैं। तो क्या आपको पता है उस पदार्थ में बहुत सारे अम्ल रहता है, और जिसमें कि पानी में रहने वाले जो जंतु है, जैसे मछली हो गया या कोई आपका जानवर उस पानी को पी लेता है, तो वो उसके लिए जो रहता है खतरनाक होता है, और वो मतलब कि पानी में रहने वाले जीव जंतु को भी ये खत्म कर देता है। तो ऐसे में जो कारखाने की जो आपकी मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट होता है, सबसे पहले उसको हम लोग क्षारकीय पदार्थ से उसको उदासीन करना होगा, उसके बाद ही जाके उसे हमें पानी में विसर्जित करना चाहिए। ऐसे करने से जो है ये किसी को किसी तरह का कोई भी हार्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर का आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इसका जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।